दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आप में से कुछ लोग कहेंगे सहारा रेगिस्तान, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान ना तो सहारा है और ना ही गोबी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। वही अंटार्कटिका जिस पर तापमान गिरता है तब वो 10 या 20 माइनस में नहीं बल्कि कई दहाई फ़ारेनहाइट गिर जाता है। वही अंटार्कटिका जो दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है, लेकिन उस पर रहता कोई नहीं। और यही कारण है कि आज के समय में हम अंटार्कटिका के बारे में जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों के बारे में जानते हैं। हम अंटार्कटिका के बारे में सब कुछ जान सके, इसके लिए अंटार्कटिका में कई सारे वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जाते हैं। आज जानेंगे कि वहाँ उनका जीवन कैसा होता है, कैसे वो जोड़ रहे हैं अंटार्कटिका को, और अब तक हमें अंटार्कटिका के बारे में क्या कुछ नया पता चला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पृथ्वी को इतना अनोखा ग्रह क्यों माना जाता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंटार्कटिका पर बातचीत शुरू करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर अंटार्कटिका है किसका। जैसे थार रेगिस्तान भारत का है, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन दोनों का है, और उसी तरह से दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माउंट पटेक नॉर्थ कोरिया और चाइना का है। लेकिन अंटार्कटिका है किसका? दुनिया के किसी भी हिस्से की हम बात कर लें, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा ढूंढा गया अमेरिका हो या सबसे पहले सभ्यताएं बसाने वाला भारत हो, हर जगह के कभी न कभी कोई न कोई मूल निवासी रहे हैं, और अंटार्कटिका के साथ भी ऐसा ही था। एक समय ऐसा था जब अंटार्कटिका दिल्ली जितना गर्म हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यहाँ तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, और ऐसे में यहाँ किसी मूल निवासी का मिलना तो नामुमकिन है। और ऐसा 100 या 200 साल पहले नहीं बल्कि लाखों सालों से ऐसा ही है। यहाँ किसी का शुरू से अधिकार न होने पर सवाल ये उठा कि इस जगह पर किसका हक होगा, और इस सवाल का जवाब मिला 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत। इस ट्रीटी के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि अंटार्कटिका पर सभी देशों का बराबर अधिकार होगा और हम सब अंटार्कटिका को रिसर्च पर्पस के लिए प्रयोग करेंगे। इस ट्रीटी के बाद कई वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करने के लिए आए, और साथ में यहाँ हर साल लगभग 54,000 विजिटर्स भी घूमने के लिए आते हैं। यानी कि अगर आप भी अंटार्कटिका में आकर रहना चाहें तो रह सकते हैं। बस आपको पहले रजिस्टर करना है और उसके बाद जाना होगा ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट शहर या फिर साउथ अमेरिका के उशुआइया। इन दोनों जगहों पर आपको अंटार्कटिका के लिए फेरी मिल जाएगी, जो कि आपको बस कुछ ही दिनों में अंटार्कटिका लाकर उतार देगी। आप चाहें तो प्लेन के जरिए भी जा सकते हैं। अंटार्कटिका पहुंचते ही आप पाएंगे कि यहाँ का पानी और यहाँ की हवा दुनिया में सबसे शुद्ध है, और यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर जमा हुआ है। लेकिन पानी पीकर और हवा खाकर इस जगह पर सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ आने वाले विजिटर हो या वैज्ञानिक, उन्हें कई तरह की शर्तों को पार करके यहाँ आना पड़ता है। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में यही होती है कि आप किसी भी समय यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, यानी कि किसी भी समय आपको जान का नुकसान हो सकता है, और ऐसा होने के कारण हो सकते हैं सबसे पहला है खाने की कमी। इतने ठंडे मौसम में अपने शरीर का तापमान गर्म बनाए रखने के लिए आपको चाहिए ढेरों न्यूट्रिशन वाला खाना, और अंटार्कटिका जैसी जगह पर ना तो किसी चीज की खेती होती है और ना ही वहाँ पर पेड़ मौजूद है, तो आप वहाँ जो भी कुछ खाते हैं वो आपको खुद लेकर जाना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज आपको खुद लेकर जानी होगी, और वो आपको तभी मिलेगी चाहे वो फल हो या सब्जियां। आपको सब कुछ सुखाना होगा, और सुखाने के बाद आप उसे ले जाकर भिगोकर खा सकते हैं। सोचने में काफी आसान लग सकता है, लेकिन यह है नहीं। इसका कारण है अंटार्कटिका का मौसम। अंटार्कटिका में 2 तरह के मौसम होते हैं, या तो सर्दी या तो गर्मी। सर्दियों में सूरज यहाँ निकलता नहीं और गर्मियों में सूरज यहाँ ढलता नहीं। सर्दियों के मौसम में यहाँ कोई नहीं रहता, और यही कारण है कि यहाँ आप जितनी बार गर्मी के सीजन में आते हैं उतनी बार आपको अपने साथ फूड आइटम्स को लाना पड़ता है, और वो भी 6 महीने के लिए एक बार में ही। अगर औसतन मानकर चले कि एक व्यक्ति 1 किलोग्राम खाना रोजाना खाता है, तब ऐसे में रोजाना 54,000 किलोग्राम खाना खाया जा रहा है, और यानी कि 6 महीने यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको 97 लाख किलोग्राम फूड आइटम्स यहाँ लाने होंगे। हाँ, यहाँ ये कहा जा सकता है कि इसमें से कम 20 से 30% को आप मछलियों और दूसरे सी फूड के कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अभी बाकी का 70% बचा ही है, और ये यहाँ पर कई बार सैलानियों की मौत का कारण बनता है, और वैज्ञानिक भी इस संकट से बचे हुए नहीं है। अंटार्कटिका में सर्वाइव करने में दूसरी और सबसे बड़ी मुश्किल है यहाँ का मौसम, और उस मौसम के लिए बनाई गई एक शर्त। 1959 की अंटार्कटिका ट्रीटी में एक शर्त है कि अगर कोई देश यहाँ अपना बसेरा बनाता है तब वो इसे उसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। यानी कि अगर आप अपना शेल्टर यहाँ बनाते हैं तब जाने से पहले आपको उसे उखाड़ कर ही जाना होगा, और इसी कारण कई बार कई देश यहाँ पर अपने लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। ये सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन एक बार जब अंटार्कटिका में ठंडा मौसम शुरू हो जाता है तब से वैज्ञानिक खुद दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मानते हैं, और असल मायने में देखा जाए तो ये कब्रिस्तान है भी। अब तक इस फ्रोजन जमीन पर हजारों लोग खो चुके हैं और कई हजारों मारे जा चुके हैं, और इनमें से अधिकतर मौतें ठंड के मौसम में हुई हैं। एक बार ठंड का मौसम शुरू हो जाने के सूरज यहाँ निकलता नहीं, और प्रकाश के दूसरे स्रोत भी यहाँ मौजूद नहीं है। आप खुद सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे तक रूह कपा देने वाला अनुभव होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सारे वैज्ञानिक सर्दियों के सीजन में भी यहाँ रुकते हैं, क्योंकि जो सेटअप उन्होंने बनाया है उसे दोबारा बनाना काफी मुश्किल होता है। अब जैसे भारत की ही बात करें तो भारत के 3 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में मौजूद हैं। इनके नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। भारत मौजूद समय में ये रिसर्च कर रहा है कि अंटार्कटिका पर बर्फ के पिघलने की दर क्या है। इसी तरह से दूसरे देशों के भी वैज्ञानिक सर्दियों के मौसम के दौरान ये भी यहाँ पर रहते हैं, और सिर्फ रहते नहीं बल्कि रिसर्च भी
कंडक्ट करते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो सर्दियों के दौरान ये तकरीबन 1200 लोग रुके होते हैं। एक तरफ तो यहाँ ये रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, वहीं दूसरी तरफ इन सभी रिसर्चों के प्रत्यक्ष तौर पर फायदे भी देखे गए हैं। जैसे सर्दियां एक दौरान ही रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि अंटार्कटिका के दक्षिण की तरफ वाले इलाकों में कई सारे एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। जी हाँ, इस बर्फीले रेगिस्तान में ज्वालामुखी भी मौजूद है। अगर बर्फ को हटा दे तो अंटार्कटिका का पर्यावरण किसी अन्य देश जैसा ही है। यहाँ नदियाँ हैं, झीलें हैं और उनमें रहने वाले पेंगुइन हैं। और तो और यहाँ पर एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसका रंग लाल है, और इसका रंग लाल क्यों है इस बात का पता 100 सालों तक नहीं चल सका था। साल 1917 में पहली बार इस झील को देखा गया था और इस झील से निकलने वाली नदी को देखा गया था जो कि सुर्ख लाल रंग की थी। इस बारे में तकरीबन 100 साल तक चली स्टडी के बाद ये पता चला कि नदी और झील का ये लाल रंग नमक और ऑक्सीडाइज हो चुके आयरन के कारण है। तो दोस्तों, ये था वैज्ञानिकों का अंटार्कटिका में जीवन। क्या आप कभी अंटार्कटिका घूमने आना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइए कि अंटार्कटिका में इतनी बड़ी जमीन का सही उपयोग करने के लिए उस पर क्या बनाया जाना चाहिए। क्या उसे एक शहर बनाकर उस पर लोगों को बसा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में बड़ी